नमस्कार। आज एक ऐसे अहम मुद्दे की चर्चा जिस पर भारतीय समाज में खुलकर बात नहीं हो पाती है। मेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यानी पुरुषों के लिए बने गर्भ निरोधक उपाय की। एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव आईसीएमआर की देखरेख में लगभग तैयार हो चुका है और कुछ समय बाद इसे आम इस्तेमाल के लिए लाया जा सकता है। इस पुरुष गर्भ निरोधक RISUG का परीक्षण चल रहा है। 303 स्वस्थ पुरुषों पर इसकी जांच की जा चुकी है। ये सुरक्षित और असरदार माना जा रहा है। सबसे बड़ी बात, कुछ महीने बाद इसका प्रभाव खत्म हो जाता है, यानी इसके इस्तेमाल से किसी स्थायी प्रभाव का खतरा नहीं रहता। ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जिसे हम परिवार नियोजन या जनसंख्या पर काबू पाने की नीति कहते हैं, उसका ज्यादातर वास्ता महिलाओं से है। यानी परिवार नियोजन महिला की जिम्मेदारी रही है। लेकिन मामला सिर्फ परिवार नियोजन के विकल्पों का नहीं है, मानसिकता का भी है, तरह तरह के भ्रमों का भी है। यूपी, तेलंगाना, बिहार में 50% पुरुष मानते हैं कि फैमिली प्लानिंग महिलाओं की जिम्मेदारी है। आंध्र, बंगाल, मध्य प्रदेश में 1/3 पुरुष यही मानते हैं। कर्नाटक में 45% लोगों की यही राय दिखती है। तो एक मेल कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि पुरुष गर्भ निरोधक आकर सारी समस्या हल कर देगा, ये लैंगिक भेदभाव दूर कर देगा, परिवार नियोजन की जिम्मेदारी महिलाओं के कंधे से कुछ कम करेगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये एक विकल्प लेकर आ रहा है, एक सोच लेकर आ रहा है कि ये पुरुषों की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। तो सच की पड़ताल में देखेंगे, क्या मेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स परिवार नियोजन में ज्यादा कारगर होगा? क्या इससे महिलाओं पर परिवार नियोजन का बोझ कुछ कम होगा? क्या पुरुषों की मानसिकता बदलेगी और वो कुछ जागरूक होंगे? क्या हम यौन जटिलताओं पर ज्यादा खुलकर बात कर पाएंगे? 3 खास मेहमान डॉक्टर RS शर्मा, पूर्व निदेशक हैं आईसीएमआर के, आलोक वाजपेयी, पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के, और अणुशक्ति सिंह, लेखिका हैं। आप तीनों का स्वागत है सच की पड़ताल में। डॉक्टर शर्मा, अगर मैं आपसे शुरू करूं, ये जिस नए मेल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात हो रही है, देश के लिए, हमारे समाज के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है, कितना अहम है? मेरे हिसाब से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने बताया था कि हिंदुस्तान के अंदर मेल का जो कंट्रीब्यूशन है, अगर हम NFHS 5 का भी डेटा देखें तो वो बहुत कम है। तो ऑलमोस्ट 0.3% के आसपास है। जबकि टोटल कॉन्ट्रासेप्टिव जो प्रेवलेंस है, उसका जो पूरा बर्डन है, वो वुमेन ही उठा रही है। तो इसमें मेल की गलती नहीं है इसमें, क्योंकि मेल के लिए ऑप्शन ही नहीं है। मेल के लिए ऑप्शन सिर्फ एक कंडोम है, दूसरा NSB है। और NSB जो है वो उसका जो आप देखिए डेटा 0.3% के आसपास ही आता है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई अल्टरनेटिव भी तो मेल के लिए हो, जबकि फीमेल के पास के लिए तो आपके पास ट्यूबोक्टोमी है, पिल्स हैं, डायफ्राम है, कॉपर टी है, condoms है, so many methods are there. So जी। ICMR started work in 1984 that we must develop some alternative or to the male also. We should have some in the basket of family planning. हमें मेल के लिए ऑप्शन होना चाहिए। और ये काम जो मेल का हमने जो कॉन्ट्रासेप्टिव रसूख का जो हमने किया, जिस पर स्टार्टिंग फ्रॉम 1980s अर्ली से हमने काम स्टार्ट किया था। एंड टुडे आई एम वेरी हैप्पी दैट our the advanced clinical trial, that is the phase 3 clinical trial data जो है वो पब्लिश हो गया है, और वो बड़ी सक्सेसफुल हुआ है, जो कि 303 सब्जेक्ट पे हुआ है। और उसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो एफिकेसी है इन टर्म्स ऑफ एजोस्पिरिया, वो बहुत ही हाई है। दुनिया में इतना ऐसे कोई कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है जिसकी एफिकेसी इतनी हाई हो। इसे ऑलमोस्ट 97.3%। एंड इन टर्म्स ऑफ अगर हम प्रेगनेंसी प्रोटेक्शन का देखें तो ये ऑलमोस्ट 99% है। तो ये बहुत ही तो अच्छा डॉक्टर है। और मेरे या जी, आपसे ये पूछना चाहेंगे डॉक्टर शर्मा कि अभी इस पर अभी और काम हो रहा है, अभी फाइनली ये लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन ये कितना सेफ है? किस तरह के मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत होगी अगर इसका इस्तेमाल कोई पुरुष करता है तो? इसके लिए किसी भी मेडिकल असिस्टेंट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मेल सब्जेक्ट जैसे बासक्टोमी के लिए आते हैं, इसी तरह से आते हैं, लोकल एनेस्थीसिया दे करके। और हम रसुक के इंजेक्शन को उसके दोनों बाजू में एक अल्टरनेटर करके हो जाते हैं, और 10 मिनट लगती हैं। जिसमें जितना ट्यूबोक्टोमी में तो कम से कम इसमें क्या होता है कि हम एक छोटा सा पीस काटते हैं,
लेकिन इसमें कोई कटिंग नहीं होती। और ये एक मेन रीजन है, मुझे आपके चैनल पर इसको शेयर करते बड़ी खुशी होगी कि ये पहला कॉन्ट्रासेप्टिव है जिसमें हिंदुस्तान के मुस्लिम भाइयों ने भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। इसके अंदर ऑलमोस्ट हम्म। 10% जो है वो मुस्लिम भाइयों का पार्टिसिपेशन है, जबकि बासोक्टोमी मुस्लिम भाई कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते बिकॉज ऑफ द रिलीजियस फेथ। तो ये एक जी। बहुत अच्छा है कि ये पूरे हर रिलीजन के लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 10 मिनट के बाद में इसमें थोड़ा सा कुछ समय के लिए स्क्रोटल, कुछ लोगों में, जो भी सभी में नहीं, स्क्रोटल पेन होता है, थोड़ा सा किसी में स्वेलिंग होती है, लेकिन उसको अपने आप ही घर पे ही वो ठीक हो जाता है। उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत होने की कोई संभावना नहीं। जी। अणुशक्ति, आप ये पूरी बात सुन रहे हैं और इस नए लॉन्च पर काम भी हो रहा है, तो आपको लगता है कि ये बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है हमारे समाज में? देखिए, मैं बहुत होपफुल तो किसी भी चीज को लेकर नहीं हूँ, पर जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कई बार ऑप्शंस यानी विकल्प का नहीं होना भी चीजों को हिंडर करता है। और आप देखेंगे कि कई मेल बर्थ कंट्रोल को लेकर के बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं हमें, और लगातार रहे हैं। और चूंकि गर्भ औरतों के पास है, तो गर्भ निरोध लेने की जिम्मेदारी भी मूलतः औरतों के सर पर ही डाल दी गई है। दैट इज ऑल्सो अबाउट द कंडीशनिंग विच वी हैव। तो जो जब इस कंडीशनिंग से आप डील कर रहे होते हैं, और फिर जब वैसेक्टोमी को लेकर के बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं समाज में, पुरुषों को अक्सर ये लगता है कि वो उनका पुरुषत्व कम हो जाएगा, वे आगे मतलब वो बहुत उतने मर्द नहीं रह पाएंगे जितने मर्द हैं, और मर्दानगी तो बहुत बड़ा एक इशू है ही हमारे समाज में। तो मुझे लगता है कि RISUG के जरिए थोड़ा ना थोड़ा परिवर्तन तो जरूर आएगा। कम से कम प्रगतिशील लोग, जो मर्द अपने आप को प्रगतिशील कहते हैं, वो थोड़ा सा आगे आएंगे, क्योंकि ये उनकी मर्दानगी पर सीधा सीधा अटैक नहीं करेगा, जितना मुझे पता चला है इसको पढ़ करके। ये शायद स्पर्म्स की नंबर को कम करेगा। तो मैं एक उम्मीद की तरह देखती हूँ, पर ये पूरा मसला, जैसा कि आपने बिल्कुल शुरुआत में बताया, कि मानसिकता का है। इसमें बहुत ज्यादा जरूरत मानसिकता के परिवर्तन की होगी। और बहुत सारी जो कंपनी आलोक वाजपेयी जी हैं पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया से, और ऐसी बहुत सारी जो NGOs हैं जो काम कर रही हैं, उनका रोल भी अहम होगा इसको पब्लिक तक पुश करने में। तो जी। आई एम सीइंग आलोक इट जी, एज अ जो सिल्वर। बात अनुशक्ति कर जी जो बात अनुशक्ति कह रही हैं कि अब देखना होगा कि वाकई कितनी विलिंगनेस होती है इसको एक्सेप्ट करने में, लेकिन आपको लग रहा है कि जो अभी तक जो जिम्मेदारी रही है महिलाओं के ऊपर रही है बर्थ कंट्रोल को लेकर, फैमिली प्लानिंग को लेकर, अब एक ऑप्शन और आ रहा है पुरुषों के लिए, तो एक तरह से एक बदलाव भी आ सकता है और जिम्मेदारी भी अब बराबरी पर आ सकती है। निश्चित रूप से बदलाव आ सकता है इस नए कंट्रासेप्टिव के आने से। इसके दो रीजंस हैं। जैसा हम दूसरे पैनलिस्ट ने भी कहा, एक तो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल नहीं थे मेल पार्टनर्स के लिए। बहुत लिमिटेड थे, कॉन्डोम और वेसेक्टमी यानी नसबंदी, पुरुष नसबंदी, यही दो ऑप्शंस अवेलेबल थे। अब तीसरा ये आ जाएगा, उसमें इसका ये फायदा है, एक तो ये लॉन्ग टर्म इसकी स्टेरिलिटी रहती है पुरुषों में इंजेक्शन लगवाने के पश्चात। मीडिया रिपोर्ट में मैंने पढ़ा ये 13 साल तक इफेक्टिव रहता है। दूसरा ये रिवर्सिबल है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप इसको रिवर्स करवा सकते हैं और आपकी जो प्रजनन में योगदान करने की क्षमता है वो वापस लौट सकती है। दूसरा, मुझको लगता है इसके आने से पुरुषों की जो भागीदारी है फैमिली प्लानिंग में वो भी बढ़ेगी, जो कि अभी तक बहुत ही मिनिमल थी। अगर आंकड़ों की बात करें तो ये वैसेक्टमी है 1% से कम है, कॉन्डोम 17% है। इसी तरह से 35% पुरुष मानते हैं कि ये परिवार नियोजन की जिम्मेदारी महिलाओं की है। लेकिन सिर्फ कंट्रासेप्टिव लाने से ही स्थिति में बदलाव नहीं होगा। इसके लिए जैसे अणुशक्ति जी ने कहा, हमें हमारा जो सामाजिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है उसको भी देखना पड़ेगा। तमाम सारे मिथ्स, मिसकंसेप्शंस, भ्रांतियां, उनको भी दूर करना पड़ेगा हमको, तभी ये परिवर्तन आ पाएगा। जी। डॉक्टर शर्मा, एक धारणा है हमारे समाज में, हमारे देश में, कि जो जिम्मेदारी है वो ज़्यादातर फैमिली प्लानिंग को लेकर महिलाओं पर ही रही है, उनके इर्द गिर्द ही रही है, उनके चॉइसेस पर रही है। ऐसे में जब ये एक नया एफर्ट हो रहा है मेल कॉन्ट्रासेप्टिव को लेकर, तो क्या
इसकी एक्सेप्टेबिलिटी आपको लगता है एक चुनौती रहेगी, चाहे वो बाजार में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो, फार्मा इंडस्ट्री में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो, क्योंकि अब क्या वाकई लोग खरीदेंगे, क्या वाकई लोग इसको ऑप्ट करेंगे, ये फार्मा कंपनीज भी सोचेंगी। देखिए, जैसा कि दूसरे पैनलिस्ट ने हमें बताया था कि ये जिम्मेदारी बेसिकली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की रहेगी कि हम इसको किस तरह से पब्लिक तक ले जाएं। जहां तक इस टेक्नोलॉजी का सवाल है, जो आपने भी बताया कि महिला अभी तक हमारे देश में एक धारणा बनी हुई है कि ये फैमिली प्लानिंग की जिम्मेदारी तो वुमेन के लिए है, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन है ना। इसके पीछे एक रीजन हमारी सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर है। दूसरा, मेल के पास में कोई ऑप्शन भी नहीं था। और इसको हमें एडवोकेट करना पड़ेगा कि जो वीकनेस का रीजन रहा है वो मिथ है, और इसके अंदर जो जैसे रुसुक है, इसके अंदर तो ऐसी कोई बात ही नहीं है कि इसमें से कोई नसबंदी या कोई नस को बांधा नहीं जाता, ना काटा जाता, ना कुछ नहीं, कह रहे, सिंपल इंजेक्शन है। तो मैं समझता हूँ कि इसके बाद में अगर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की हैं और स्टेट की हैं, अगर वो काम करें स्पेशली सोशल स्ट्रक्चर और सोशल सोसाइटी के अंदर, तो इस ये प्रोडक्ट जो है हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि बाहर में भी इसका काफी डिमांड है, और काफी लोग इसको एक्सेप्ट करने के लिए आएंगे। जी, अनुशक्ति, इसका एक जो दूसरा पहलू है वो हम आपसे समझना चाहेंगे कि बोल्डली महिलाएं अभी तक कॉन्ट्रासेप्टिव्स को लेकर, फैमिली प्लानिंग को लेकर, बर्थ कंट्रोल को लेकर एक स्टेप उठाती आई हैं, तो ये क्या उनकी चॉइस रही है क्या, या फिर घरों में उन पर दबाव बना रहा कि नहीं आप महिला हैं तो आपको आगे आकर ये एक चुनाव करना होगा? ये सवाल मुझसे है। जी अनुशक्ति। जी, देखिए श्वेता, मुझे अब तक यही लगता रहा है, चूंकि गर्भ महिला, मैंने पहले भी कहा और फिर से कह रही हूँ, गर्भ स्त्रियों के पास है तो जितने बच्चे, देखिए अक्सर पुरुष क्या करते हैं, आपने पूरा वाजिद शाह वाला वो किस्सा सुना होगा कि जिस गली गली में जाएंगे बच्चे पापा पापा कहेंगे, तो पिता तो अक्सर स्पर्म प्रत्यारोपित कर चला जाता रहा है, गर्भ औरतों के पास रहा है, बच्चे औरतें पैदा करती रही हैं। तो सिंस देवर बीइंग मदर, और परिवार और घर की जिम्मेदारी भले ही पुरुष परिवार का हो, घर परिवार का हो, जिम्मेदारी मोस्टली औरतों के कंधे पर गिरती है। तो उन्होंने अपने ऊपर या उन्हीं सारी जिम्मेदारियों की तरह परिवार नियोजन की और गर्भ निरोधन की जिम्मेदारी भी उन्होंने अपने ऊपर ओढ़ ली। अब उसके बाद चूंकि स्टरलाइजेशन को सरकार ने थोड़ा सा पुश दिया, उसको लेकर के जागरूकता फैलाई जाने लग गई, तो स्टरलाइजेशन का प्रतिशत बढ़ा। और उनके और औरतों के गर्भ, और मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज ने भी यह जिम्मेदारी प्राइमरीली औरतों के कंधे पर ही डाली, क्योंकि उन्होंने मेल बर्थ कंट्रोल के ऊपर बहुत काम नहीं किया। औरतों के लिए पिल्स हैं, इंजेक्शंस हैं, अब वो आईयूडीज हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मतलब परमानेंट, नॉन परमानेंट, टेम्पररी, हर तरह के बर्थ कंट्रोल मेजर्स हैं, पुरुषों के लिए नहीं थे। हाँ, औरतों को भी लेकर के बहुत सारी मिसकंसेप्शंस थे जिसको लेकर के भी काम किया गया, पर मुझे लगता है कि यह जिम्मेदारी प्राइमरीली औरतों की सर पर पुश की गई और उन्होंने खुद भी धारण कर लिया। तो अब जब यह चीज नहीं आई है और इसको लेकर के मैं इस बात को लेकर भी शंकित हूँ कि यह बिल्कुल सीधे तौर पे एक्सेप्ट कर ली जाएगी। जैसे अन्य चीजों के लिए मिसकॉन्सेप्शंस हुए, लोगों को डर लगा, हो सकता है इसको भी लेकर के डर होगा, पर जैसा सर कह रहे हैं, डॉक्टर शर्मा कह रहे हैं और आलोक सर कह रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसको लेकर के ऑर्गेनाइजेशंस और साथ साथ गवर्नमेंट का भी काम होगा कि जितने मिसकंसेप्शंस हैं वो तोड़े जाएं, ताकि जिम्मेदारी बाकी जिम्मेदारियों की तरह ये जिम्मेदारी भी औरतों के कंधों से थोड़ा उतरे, नीचे आए। जी हालांकि बहुत लंबी दौड़ है और बहुत चलना पड़ेगा। जी, अब बहुत काम हो रहा है। आलोक जी, आप लोग काफ़ी अवेयरनेस भी, जागरूकता फैलाने के लिए अवेयरनेस कैंपेन्स भी करते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि जब पुरुषों के लिए ज़्यादा ऑप्शंस होंगे तो एक तरह से एक जेंडर पैरिटी भी होगा बर्थ कंट्रोल को लेकर, फैमिली प्लानिंग को लेकर? देखिए, जहाँ तक कंट्रासेप्शन की बात है, जागरूकता तो पहले से बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। ये लगभग यूनिवर्सल नॉलेज है कंट्रासेप्टिव्स या फैमिली प्लानिंग मेथड्स के प्रति, लेकिन उसके नॉलेज और प्रैक्टिस के बीच में काफ़ी डिफरेंस है। वो विभिन्न रीजंस की वजह से, कारणों की वजह से हो सकता है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने उन कारणों को एड्रेस करने के लिए समय समय पे कार्यक्रम भी चलाए हैं, और कैंपेन, जैसा आप कह रहे हैं, कैंपेन भी चलाए हैं। लेकिन
मुझको लगता है इसमें दो चीजें हैं। एक तो समय तेजी के साथ बदल रहा है। अब हमारी जो पॉपुलेशन है यंग पॉपुलेशन है, एस्पायरिंग पॉपुलेशन है। आज की महिला छोटी फैमिली चाहती है, कम बच्चे चाहती है। इसका मतलब ये है वो इस्तेमाल तो करना चाहते हैं लेकिन उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसको हम टेक्निकल भाषा में अनमेट नीड कहते हैं। अनमेट नीड अभी भी काफी ज्यादा है और ये स्टेट टू स्टेट, रीजन टू रीजन वैरी करती है। तो हमको एक तो अनमेट नीड एड्रेस करने की जरूरत है जिससे फैमिली प्लानिंग सर्विसेज हर जगह पहुंच, हर तबके के पास पहुंच सके। दूसरा, मुझको लगता है कि जो समाज में जो हमारा सामाजिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है उसमें नॉर्म्स बने हुए हैं, सोचने का तरीका है, उसको बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पुरुषों को भी अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा और इसके लिए सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन कैंपेन चलाने की जरूरत है सरकार को, जिससे न सिर्फ भ्रांतियों और जो मिसकंसेप्शंस उनको एड्रेस किया जा सके बल्कि सही जानकारी दी जा सके और पुरुष अपनी जो उनकी जिम्मेदारी है उसको निभा सके और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में बराबर का हिस्सा बटा सके, तभी जेंडर पैरिटी आ पाएगी। जी डॉक्टर शर्मा, ऑप्शन पर आप लोगों ने गहन शोध किया है और ये इस पर काम हुआ है जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये ऑप्शन अगर बाजार में आता भी है तो क्या इतनी आसानी से जो हिचक रही है पुरुषों की अभी तक और सारी जिम्मेदारी महिलाओं पर थोपी गई है, क्या वो हिचक इतनी आसानी से हटेगी और ऑप्ट करेंगे मेल्स इसके लिए? जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये जिम्मेदारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की और गवर्नमेंट की रहती है कि हम इस प्रोडक्ट को मार्केट में किस तरह से लॉन्च करें। जैसे आप जानते हैं कि फैमिली प्लानिंग अधिकतर सोशल मार्केटिंग के द्वारा ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है और ये तो हॉस्पिटल बेस्ड एक्टिविटी है, क्योंकि इंजेक्शन जैसे वासेक्टोमी है मार्केट में नहीं मिलती, ये तो हॉस्पिटल में जाके ही आपको करना पड़ेगा। तो जी चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी अस्पताल हो, वहीं उनको जाके करना पड़ेगा। और उसको जैसे हमने जब ये ट्रायल स्टार्ट की तो मुझे वास्तव में बहुत दिक्कत आई थी कि मैं कैसे लोगों को कन्विंस करूं और कहाँ से लाऊं कि उनको ये इंजेक्शन दे सकें। तो जो लोग एनएसवी करने आते थे और जो सर्जरी के या और कोई पेशेंट हुआ करते थे, उनके मेलों से बात करते थे, तो उनको कन्विंस करना पड़ता था हमें कि भाई जी ये एक प्रोडक्ट है, आप वासेक्टोमी कराना चाहते हैं लेकिन वासेक्टोमी नहीं, इसके ये फायदे हैं तो आप इसको एक्सेप्ट करिए। तो उसी में से हमारे पास ये लोग आए। तो इस तरह से हमसे 330 दो हमने सब्जेक्ट तो करीब 1000 के आसपास स्क्रीन किए थे, लेकिन हमारे जो क्राइटेरिया थे उसमें से केवल 303 ही कंप्लीट उस क्राइटेरिया को कर पाए, इसलिए ये है। जी, तो तो ये आप कह रहे हैं वास्तव कि में हो सकता रिसर्च के दौरान भी तमाम वो चुनौतियां आपने देखी। डॉक्टर है। शर्मा जी अनुशक्ति, बहुत कम वक्त है, 30 सेकंड ही हमारे पास, लेकिन एक छोटा सा जवाब मैं आपसे जरूर चाहूंगी वाइंड अप करने से पहले कि ऑप्शन है तो आपको लग रहा है अब मानसिकता बदलने का भी वक्त है? बिल्कुल बिल्कुल मानसिकता बदलने की ज्यादा जरूरत है क्योंकि अवेयरनेस, 10 में से 9 पुरुष कॉन्डम के बारे में जानते हैं, सिर्फ एक पुरुष इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज इस्तेमाल करने पड़ेंगे और सेंस ऑफ फ्रीडम जोड़ना पड़ेगा, जो मुझे लगता है कि कई बार एंटी कॉन्डम कैंपेन भी करना पड़ जाएगा कि देयर यू डू नॉट फील समथिंग। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा सो दैट दे गो टुवर्ड्स इट। जी उनको शुक्रिया शुक्रिया। इतना ही वक्त था इस चर्चा के लिए। डॉक्टर शर्मा, आलोक वाजपेयी जी और अनुशक्ति सिंह, सच की पड़ताल में इस चर्चा में आज इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया में लगातार खबरें जारी हैं। हम लौट रहे हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।